तो मैं हूं एहसान, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग पिछली हमारी वीडियोस में देख रहे थे कि हमने हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको सूची उपलब्ध कराई थी। ऐसे ही मैं विज्ञान विषय के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं लिस्ट उपलब्ध करा रहा हूं और हल सहित उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल जो चीज़ें जो चल रही हैं मैं उस पर ही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियोस को देख करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं। जैसे आपका जो रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, उसका पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। यानी वायु में अगर हमें मैग्नीशियम को जलाना है तो हम उसके फीते को क्यों साफ करेंगे। तो उसका उत्तर ये है बेटा कि अगर मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता जो होती है उसको अधिक होने के कारण ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। क्या बना लेता है? अक्रिय परत बना लेता है। इससे क्या हो जाता है कि मैग्नीशियम जो धातु है ना, उसको जलने से पूर्व इसे जो है रेत पत्र से रगड़ कर हटाना आवश्यक होता है। अगर नहीं हटाएंगे, उसको रगड़ के साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो वायु में नहीं जलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका साफ साफ आंसर होता है कि फीते के ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बन जाती है। किसकी बन जाती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वो एक परत बन जाती है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। यानी यहाँ पे आपको हिंदी में लिख दिया गया है। इसे आपको क्या करना है, इसे केमिकल फार्मूले के रूप में इसे लिखना है। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। ठीक है ना। साथ ही साथ प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हो जाएगा। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बना है, आप लोगों को बता दिया गया कि बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बना। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ लेने हैं। यहाँ पे बेरियम अकेला है तो बेरियम इधर भी अकेला है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमको 3 से गुणा करा देना है और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम यहाँ पे डबल था तो 2 एल्युमिनियम यहाँ लगा देते। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, क्लोरीन 3 था तो 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है, 2 का 3 से गुणा करो तो 2 तिया 6, यानी क्लोरीन बराबर होगा। बेरियम 3 था, 3 बेरियम बराबर हो गया। SO4 का देखो यहाँ पे क्या था, होल थ्राइस। तो देखो SO4 का होल यहाँ पे 3 से गुणा करा दिया तो ये आपका बैलेंस बराबर हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ है NaCl प्लस AgNO3 गोज टू AgCl। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो AgCl के साथ चला गया और NaNO3 के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ इंटरचेंज हो गया, यानी प्रतिस्थापन की क्रिया हो गई। यहाँ पे सारे बैलेंस ऑलरेडी बराबर हैं तो इसमें आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, लिखा हुआ है जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हमें इसका रिएक्शन देना है। तो जिंक कार्बोनेट का क्या हो सकता है? ZnCO3। ये जिंक कार्बोनेट हो गया। इसकी यहाँ पे हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या बनाता है? ZnO प्लस CO2। देख लेते हैं बैलेंस बराबर है तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 1 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। कार्बन अकेला था, कार्बन अकेला है, कार्बन यहाँ अकेला था, यहाँ पे देखो कार्बन अकेला है। यहाँ पे Zn अकेला था, Zn अकेला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि LHS और RHS तुम्हारा बराबर है। तो ये रिएक्शन आपका इक्विवेलेंट हो गया। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? देखो N2। ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है तो ये हो जाएगा H2। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको यहाँ पे 2 से, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत थी 2 हो गया, तो यानी N2 3H2 गोज़ टू 2NH3। ठीक है ना। इसी तरीके से अगला सवाल है, लिखा हुआ है एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ जमा। तो अब यहाँ पे आप पता होना चाहिए कि एथेनॉल किसे कहते हैं। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है ना। प्लस एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में होगा, लेकिन इसे गर्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो क्या बना देगा, जाहिर सी बात है OH यहाँ पे, OH समूह यहाँ पे, OH OH बाहर निकल जाएगा। बनेगा क्या, बनेगा C2। देख लीजिए बराबर है कि नहीं है। तो C2H5 था, C2H5 है, OH यहाँ था, कोई एक OH और एक H मिल करके यहाँ चला गया, 2 O यहाँ पे आ गए, एक कार्बन आ गया CH3 से यहाँ पे CH3 आ गया, ये C OO हो गया, यहाँ पे OH समूह H के साथ विस्थापित हो गया, ये दोनों मिल करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक है ना। ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन क्रिया है। अगला देखा लिखा हुआ है, एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। यानी सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, इसे हमें क्या करना है, केमिकल फॉर्म में लाना है। तो कैसे कहते हैं, देखो एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र होता है CO2 ले लिया, इसका रिएक्शन करा दिया। क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यानी CO2 बनता है। फिर उन्होंने क्या बोला है, जल बनता है, H2O लिख दीजिए। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे ऊष्मा लिख दीजिए। बैलेंस देख लीजिए, चेक कर लिया जाए। तो बैलेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है। तो 2 कार्बन हो गया, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 ऑक्सीजन में 2 3 6 और एक 7 यहाँ का हो गया 7, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और एक 5 हो गया। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे कार्बन डबल मात्रा में ले सकते हैं, यानी CO2 + 2CO2, यहाँ पे डबल हम लोग दिखा सकते हैं, 2 और 2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ ही साथ 3H2O बनेगा। क्या बनेगा, 3H2O। यहाँ पे और बाकी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ले लेंगे, 3 यहाँ पे और 2 3 6, 3 और 2 दूनी 4 3 7 पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7 ऑक्सीजन यहाँ टोटल हुए। इधर इधर देखो 2 3 6 ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये मिलकर के साथ ये हो गया, और 5 और एक 6 हाइड्रोजन इधर है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इस तरफ हो गए। ठीक है ना। इसी तरह 2 कार्बन, तो यहाँ पे CO2 2 कार्बन हो गए। तो बैलेंस आपका आसानी के साथ बराबर क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस 3O2 गोज टू 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा निम्न में एक्स तथा वाई क्या है, इनके सूत्र तथा नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जब ये क्रिया हो जाएगी, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, PbI2। यहाँ पे जो एक्स है इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड, यानी PbI2 जो है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। और KNO3 क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये एक्वस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वस। ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है 2FeCl2 प्लस 2H2O प्लस वाई, 2FeCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जो वाई है, इस वाई का मान हो जाएगा H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो भी ये तभी ये बन पाता है। ठीक है ना। अगला दिखा है CaCO3 सॉलिड है, इधर ये बन रहा है, यहाँ पे एक्स क्या है ये हमें बताना है। तो बेटा ये क्रिया तभी होती है जब हमको इसको हीट करना होता है, यानी एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, ऊष्मा। क्या लिख देंगे, ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है Fe + X गोज टू FeSO4 + Cu। यहाँ पे
एक्स क्या है, तो यहाँ पे देखो Cu बाहर निकल रहा है, SO4 आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो हो जाएगा CuSO4। क्या हो जाएगा? CuSO4। अगला यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए ऑक्सीकरण वो अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। वो चीज़ें जिसमें हाइड्रोजन का जो है क्या कहते हैं एडिशन होता है, उसे हम अपचयन अपक्रिया करते हैं। इसी प्रकार से द्विक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? द्विक विस्थापन में मतलब ये होता है कि एक हटे, जैसे कोई ए है उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाए, मतलब दोनों तरफ से जो है विस्थापन की क्रिया हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? द्विक विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता वो होती है जैसे आप लोग जो खाना वगैरह रख देते हैं तो खाने में जो सड़न पैदा हो जाती है उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। संक्षारण क्या है? जैसे कि लोहे में जंग लग जाना, ये क्या है? संक्षारण है। ठीक है। हमें इससे बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें क्या होता है, लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और जब फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर लाल लाल परत जम जाती है। उस लाल परत को हम लोग मूर्छा कहते हैं। ठीक है। कहते हैं नहीं कि मूर्छा लग गया। ठीक है ना। तो संक्षारण क्या होता है कि किसी भी अब जब हो गया तो उसको हमें बचाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे पेंट का लगाना, ठीक है ना, पेंट लगाना, उसके ऊपर वर्निश पॉलिश करा देना, ये सब क्या है? संक्षारण है। अगला है ऊष्माक्षेपी और अवशोषी अपक्रिया, यानी वे अपक्रियाएं जो अपक्रिया होने पर ऊष्मा को निकालती हैं। ठीक है ना। उसे हम लोग ऊष्मा शोषी क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊष्मा निकलता है, ठीक है ना। तो जैसे ये वाली अपक्रिया है, ये कैसी अपक्रिया है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया, क्योंकि इस ऊष्मा देने पर हमें अपक्रिया ऊष्मा मतलब जो है क्रिया हो रही थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली अपक्रिया थी एथेनॉल, इसको यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब है कि ये क्रिया कैसी हो गई? ये क्रिया हो गई ऊष्मा और जो है अवक्षेपी अपक्रिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है अपघटन अपक्रिया, यानी वे अपक्रियाएं जो अपघटित हो जाती हैं स्वतः, उसे हम लोग अपघटित अपक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, जो इसमें सबसे एक नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो आप लोग जान लीजिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कारण बताओ, क्या कारण है ऐसा जो ऐसा होता है। जैसे जुगनू रात में चमकता है, क्यों? ठीक है ना। तो इसमें इसका एक उत्तर है कि जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है। कैसी होती है? फास्फोरस अपचयन के जो है क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश को उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें लगता है कि जुगनू रात में चमकता रहता है। मतलब ये किसके द्वारा होता है? वायु की उपस्थिति में जो फास्फोरस प्रोटीन है वो क्या होता है? अपचयित करता है। क्या करता है? अपचयन करता है। ठीक है ना। तो अपचयन की क्रिया के द्वारा वो चमकता रहता है। इसी तरीके से चांदी का बर्तन वायु में रखने पर काला क्यों पड़ जाता है? ठीक है ना। तो चांदी का बर्तन जो है, मसला ये होता है कि जो चांदी होता है वो सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड होता है। सिल्वर क्लोराइड आप लोग जानते हैं, यानी AgCl2। जब AgCl2 जो है सल्फर की उपस्थिति में जो है जो सिल्वर होता है वो जब वायुमंडल में उपस्थित सल्फर यौगिक यानी H2S, यानी जो AgCl है आपका, वो किसके संपर्क में आ जाता है? H2S के संपर्क में आता है। यानी जो है सल्फर यौगिक की किसी भी तरीके से चीज़ों के अगर संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है कि वो एक काली परत बना लेता है। और काली परत बनाने से क्या होता है कि चांदी को हरासमेंट होना लगता है, यानी चांदी काली हो जाती है, चांदी खराब होने लगती है। ठीक है ना। और उसको हम लोग जो है साफ करके उसके ऊपर कलाई कर देते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग संक्षारण भी कहते हैं। ठीक बात है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए नाइट्रोजन से प्रभावित अगर हम लोग कर देंगे तो वो लंबे समय तक भोजन हमारा चलता रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं वो उनको जो है हम लोग अपचयन की क्रिया उनमें कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो खराब नहीं होता है। आगे लिखा है कि AgCl को गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है, क्यों? तो देखो AgCl को गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है बेटा कि वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश की उपस्थिति होती है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि वो जो है
साइड है, तो ये यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या हो जाएगा, ये बना लेता है 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ क्या हम लोग कह सकते हैं कि AgCl को की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो है सूर्य वहाँ पर ना पड़े, और एक है अगर सूर्य पास पड़ जाएगा तो इन क्वेश्चंस को